नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है और बड़े उलटफेर के संकेत भी आ रहे हैं। जो कभी आमने सामने बैठने से कतराते थे, और याद करिए अभी महाराष्ट्र में शरद पवार को अमित शाह के द्वारा भ्रष्टाचार का सरगना कहा गया। लेकिन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। शरद पवार उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और यह मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में क्या वाकई नए समीकरण बीजेपी को बनाने होंगे और कोई बड़ा उलटफेर चुनाव से पहले महाराष्ट्र में हो सकता है? और शरद पवार का जो अपमान किया गया अमित शाह के द्वारा, क्या उनको भारी पड़ने वाला है? सवाल ये भी कि एकनाथ शिंदे क्या दोबारा से अपनी जमीन तलाशते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तीन बड़े फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है शरद पवार, दूसरा फैक्टर है उद्धव ठाकरे, और तीसरा फैक्टर है कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी। और इन तीनों के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो उद्धव के मुकाबले में एकनाथ शिंदे, शरद पवार के मुकाबले में अजीत पवार, और राहुल गांधी के मुकाबले में बीजेपी किसको अपना फेस यहां पर बनाएगी या मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि बीजेपी अब मोदी से बिल्कुल पीछा छुड़वाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि कल उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से हुंकार भरी और उद्धव ठाकरे ने खुल करके कह दिया कि अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं, और इसके बाद में इस मुलाकात के मायने वो समझने जरूरी हैं। शालिनी हमारे साथ में जुड़ गई। शालिनी, सबसे पहले अपडेट बताइए, क्या अपडेट है? मुलाकात हुई है ये, तो इस मुलाकात के बाद में कोई बयान जारी किया गया है या अभी औपचारिक तौर पर शिष्टाचार के तौर पर इसको बताया जा रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति से एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं, वो अपने आप में बयां कर रही है कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनावों को लेकर अब हर पार्टी ने अपने-अपने स्तर पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। और इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये खबर है कि कल जो है एकनाथ शिंदे ने शरद पवार से मुलाकात की है। और ये मुलाकात अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शरद पवार से मुलाकात हुई, उससे पहले एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से भी मुलाकात की है। हालांकि जो राज ठाकरे हैं वो अकेले चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं और अकेले चुनाव विधानसभा के अंदर लड़ते हुए नजर भी आएंगे, लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे का शरद पवार से मिलना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि एक बड़ी खबर जो है वो ये सामने आई थी कि किस तरीके से जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम के अंदर अजीत पवार को नहीं बुलाया था, जिसमें महाराष्ट्र सरकार और टोयोटा कंपनी के बीच में एक एमओयू साइन होना था, और बाद में किस तरीके से कॉल होती है, फिर उसके बाद उनको बुलाया जाता है। मतलब जिस तरीके उन्होंने दूरियां बनाने की कोशिश की और यहाँ पर उनके चाचा शरद पवार से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो अपने आप में बहुत बड़े संकेत दे रहा है। इस बीच में इस मुलाकात को हम कैसे देखें? एक तरफ वो अजीत पवार से दूरियां बना रहे हैं, एकनाथ शिंदे से जाके मुलाकात कर रहे हैं, तो ये किस तरीके का राजनीति हम देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में महाराष्ट्र में? देखिए, एक तो आप देखेंगे इसको तो ये कह सकते हैं कि शरद पवार जी की उम्र, वो इस वक्त में 85 साल की उम्र है। तो उम्र के हिसाब से तो उनको खैर ये नहीं कहा जाएगा चढ़ता सूरज है, लेकिन राजनीतिक आज की जो परिस्थितियां हैं, मौजूदा परिस्थितियां, उसके हिसाब से शरद पवार अभी भी बड़े नेता है महाराष्ट्र के। और जब नेता की उम्र पीक पर होती है, जब वो अपने आखिरी चुनाव की तरफ जा रहा होता है, तो उस नेता से कोई भी पार्टी का नेता मुखालफत नहीं चाहता है, उसके खिलाफ खड़ा होना नहीं चाहता। ये अमित शाह को पता नहीं किसने स्क्रिप्ट लिख करके दी या किसने कहा कि आप शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताएंगे तो आपको फायदा होगा। पता नहीं किसका समझ थी, ये किसने कहा, या अमित शाह का खुद का दिमाग है, उसकी वजह से उन्होंने ये कॉल ली कि वो ऐसा बात बोलेंगे। लेकिन उसकी वजह से एक भयंकर नुकसान हुआ है, ये साफ तौर पर है। और अजीत पवार तो एक तरीके से चले हुए कारतूस के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। छगन भुजबल जो है अजीत पवार के खासम खास, वो कभी
सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद चेहरे थे शरद पवार की टीम के। वो उस तरफ गए जरूर, लेकिन आज वो उस तरफ कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे ही जितने भी विधायक उस तरफ हैं, उन सबको इस बारे में डर सता रहा है कि इस बार अगर हम मैदान में जाकर के अगर शरद पवार जी के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो फिर उसमें पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी? क्योंकि शरद पवार के खिलाफ पता नहीं अमित शाह ने कैसे बोल दिया, लेकिन मोदी भी शरद पवार को गुरु का तवज्जो देते हैं। तो ये हैसियत है, ये रसूख है शरद पवार का। और शरद पवार एक ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, जिनके इर्द गिर्द, जिनके आसपास भी दूसरा कोई नेता फटकता नहीं है। तो ऐसे में अब अजीत पवार को दरकिनार करके अगर एकनाथ शिंदे अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं शरद पवार के साथ में, तो इसका मतलब सीधा साफ है कि वो ये समझ रहे हैं कि अजीत पवार के पल्ले अब कुछ है नहीं, आपको नए समीकरण तलाशने होंगे, नई राजनीति गढ़नी होगी। और ऐसे में सीधी जो है वो राजनीति यही है कि आप खुल करके अभी चुनाव से पहले ही, क्योंकि चुनाव के अंदर आप चले जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, और चुनाव के बाद ऐसी कोई खास परिस्थिति बची नहीं है कि चुनाव के बाद में कुछ हो जाए। अभी ये मुलाकात को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि ये मुलाकात हुई है तो इसको लेकर के महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा आरक्षण है उसको सुलझाने के लिए कोशिशें की जाने की तरफ से पहल करने के लिए शरद पवार के पास में वो आए थे, क्योंकि आप जो है वो बड़े नेता है, महाराष्ट्र के सम्मानित नेता है, आप ये जो गले की फांस बन गया है महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के लिए आरक्षण का मुद्दा, इसको आप सोल्व करवाइए। लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन कहीं से भी ये कॉल ले सकता है कि एकनाथ शिंदे को वो वापसी ले आए। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे इतना जरूर लगता है कि एकनाथ शिंदे को अब इंडिया गठबंधन अपने साथ में नहीं लेगा, क्योंकि उनके पास में पहले से ही शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, और कांग्रेस पार्टी का अपना अच्छा खासा वजूद अब वहां पर है। सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के हिसाब से महाराष्ट्र की, 13 सीटें हैं वहां पर। तो कोई बहुत ज्यादा संशय नहीं है कि अब जरूरत इस वक्त में एकनाथ शिंदे को है। और कई बार ऐसा भी होता है जब जहाज डूबने वाला होता है, ये भी कहावत कही जाती है, तो कौन कूद करके उससे भागता है। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि जब खुद को ये संकेत मिलने लग जाए कि पासा पलटने वाला है, तो फिर अपना मूल भाव करना या रिश्ते नाते दोबारा से फ्रेम करना, दोबारा से गढ़ना, ये कवायद भी जो शुरू हो जाती है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके की बयानबाजियां सामने आ रही है वो क्या इशारा कर रही है? अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही कहा कि देवेंद्र या तो महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या तो मैं रहूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने अहमद शाह अब्दाली वाला बयान दे दिया। तो इसको किस तरीके से जाए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जो है काफी शांत स्वभाव के नेता माने जाते हैं, और अब वो किस तरीके की आक्रामक राजनीति अपना रहे हैं, तो इसे किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में गढ़ता हुआ देखा जाए? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उद्धव ठाकरे शांत किस्म के नेता हैं। उद्धव ठाकरे ज्यादा जो है वो बयानबाजी इस तरीके की कभी नहीं करते कि सुर्खियों में वो आ जाए, हेडलाइन वो बना ले, ऐसे वो करते नहीं। और हमेशा से जो है वो सम्मान देने की परंपरा रही है। वो बात अलग है कि ठाकरे परिवार का बोलबाला रहा है, एक तरीके से दबंग परिवार भी रहा है, लेकिन हमेशा से ये भी रहा है कि दूसरे लोगों को सम्मान देना। कभी बॉलीवुड में कुछ पंगा हुआ तो वहां पर भी ठाकरे परिवार जो है कभी ऐसे उसमें नाम नहीं आया कि कोई वसूली कर रहा है, ये दबंगई कर रहा है, ऐसे कभी नाम आया नहीं। ठाकरे साहब का अपना रुतबा था, लेकिन उसके बाद में जो नई पीढ़ी आई उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे ने कभी उस प्रकार की राजनीति नहीं की। वो बहुत शांत किस्म के नेता रहे। लेकिन वही है कि परिस्थितियां बहुत कुछ बना देती है आदमी को। जब उद्धव ठाकरे के नीचे से जमीन खिसकी, जब उनकी कुर्सी खींची गई, जब उनकी पार्टी खींची गई, तब जो है वो ये लिखा गया कि उद्धव ठाकरे हद से ज्यादा शरीफ है। और ये हद से ज्यादा शरीफ होना उद्धव ठाकरे को भारी पड़ गया। हद से ज्यादा शरीफ थे, इसीलिए वो भांप नहीं पाए कि क्या चल रहा है। और एकनाथ शिंदे को, बाकी नेताओं को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि आप देखिए। उद्धव ठाकरे के बारे में यह भी कहा जाता था कि वो मुख्यमंत्री निवास में आते भी नहीं थे, वो वहीं से अपने निवास से ही
जो भी ये जरूरी काम थे उन्हीं को निपटाते थे, फिर अगर विधानसभा का सदन चलता था तो वहां जरूर आ जाते। लेकिन अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है, अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे लगातार, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, मैं कई बयान आपको गिनवा सकता हूं। पहले टॉप से लेकर के चलिए आप। अमित शाह, नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी में हिम्मत है तो इस चुनाव को मोदी वर्सेस ठाकरे करके दिखाए। आइए मैं आपको चुनौती देता हूं, आप ठाकरे वर्सेस मोदी करिए। दूसरा बयान अमित शाह के खिलाफ, कल ही लेटेस्ट बयान जिसका आपने जिक्र किया, अहमद शाह अब्दाली का वंशज बता दिया उन्होंने अमित शाह को। किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि अमित शाह को इतना पर्सनल अटैक कर सके। जय शाह पर फिर भी लोग खेल लेते थे कि जय शाह की क्या काबिलियत है, जय शाह को कौन सा क्रिकेट का बल्ला पकड़ने आता है, अमित शाह की वजह से है। लेकिन अमित शाह के ऊपर ऐसी बात बोलना, और अमित शाह पर ही एक और बयान आया था अभी लेटेस्ट, शरद पवार का भी तड़ीपार कहा था। तो ये कुछ बयान ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए इस वक्त में गले की फांस बन गए हैं। बीजेपी जिसमें फंसी हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बयानों की वजह से बीजेपी में ना केवल भारी रोष है, भारी गुस्सा है, बल्कि बीजेपी अब इनका पलटवार करने की कंडीशन में भी नहीं दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को कहा कि या तो उद्धव ठाकरे रहेगा या फिर देवेंद्र फडणवीस रहेगा। तो ये बातें जो कही गई, उससे कहीं ना कहीं मैसेज साफ गया, उससे संदेश साफ गया कि उद्धव ठाकरे एक बड़ी राजनीति करने वाले हैं और उद्धव ठाकरे को ये एहसास हो गया। इसको दूसरे शब्दों में अगर आप देखें, कोई भी नेता है वो टॉप लीडरशिप के खिलाफ तभी बोल पाता है जब उसको लग रहा है कि हां, मेरी बात बन रही है। वरना अगर आप बताइए कि अगर उद्धव ठाकरे को ये भरोसा हो या नीचे से जमीन से रिपोर्ट ये मिल रही हो कि नहीं, उनकी दाल नहीं गलने वाली है, तो क्या वो मोदी से दुश्मनी लेंगे? क्या वो मोदी के खिलाफ बोलेंगे? और यही अगर मोदी जी 400 पर बैठे होते तो क्या वो बोल पाते? दो चीजें हुई है, एक तो सेंटर में मोदी कमजोर हो गए और एक दूसरा स्टेट के अंदर बीजेपी रही नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से इस्तीफे की पेशकश की कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, अभी भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ऐसे में संकेत पूरी तरह से साफ है, संदेश पूरी तरह से साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर नए समीकरण इस वक्त में तलाशे जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे वो ये मान करके चल रहे हैं कि वो सीएम बन रहे हैं और वो अपने आप को सीएम पद के लिए मजबूती से दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो एनडीए के अंदर महायुति, एनडीए में बीजेपी के खेमे में, उसमें कंफ्यूजन है। उसमें कंफ्यूजन ये है कि अगर एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस को अगर वो जिताने के लिए वोट डालते हैं तो कल को देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाएंगे और एकनाथ शिंदे को गृह मंत्री वगैरह बना दिया जाएगा। उधर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में असंतोष इस बात को लेकर के है कि हम इतनी बड़ी पार्टी हैं, देश में प्रधानमंत्री हमारे हैं, सब कुछ बात हमारी है, सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र की भी हम ही है और हम दूसरे आदमी को सीएम बना रहे हैं। वो भी निराश है। दूसरी तरफ आप दूसरा खेमा देखेंगे इंडिया गठबंधन का, महाविकास आघाड़ी का, तो महाविकास आघाड़ी के अंदर ये है कि वहां पर कांग्रेस जो खत्म थी, खत्म मैं कह रहा हूं शब्द क्यों, क्योंकि एक सीट आई थी, 48 में से सिर्फ एक सीट आई थी। वो कांग्रेस अब जबरदस्त वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही, 48 में से 13 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और जो महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी कमजोरी थी कांग्रेस, वह सबसे बड़ी ताकत बन गई है। देखिए, ये शरद पवार की पार्टी है या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी है, ये कुछ कुछ क्षेत्रों की पार्टी है, पूरे महाराष्ट्र की पार्टी नहीं है। शरद पवार पूरे महाराष्ट्र से वोट नहीं ला सकते हैं और ये उद्धव ठाकरे ये भी पूरे महाराष्ट्र से वोट नहीं ला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वो ऐसी है जो पूरे महाराष्ट्र में है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी के ऊपर एक मराठा को लेकर के है कि मराठा की अस्मिता के साथ में जुड़ी हुई पार्टी है। सबसे बड़े नेता मराठाओं के जो है वो इस वक्त में है। ऐसे ही जो है वो आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे वो महाराष्ट्र, मुंबई के और उसके आसपास के क्षेत्रों में उनकी पकड़ है।
लेकिन बाकी के क्षेत्रों में आप चले जाएंगे, नांदेड़ और उसके उधर की तरफ, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी अगर ताकतवर है तो फिर महाविकास आघाड़ी ताकतवर है, क्योंकि ये अपनी पॉकेट में तो थे ताकतवर। मुंबई के आसपास में या मराठा क्षेत्रों में शरद पवार और उद्धव ठाकरे, लेकिन बाकी जो उनको बैकअप चाहिए था, वो बैकअप उनको नहीं मिल पा रहा था। और अब कांग्रेस पार्टी इतनी ताकत के साथ में वहां पर उभर करके आई है कि बाकी क्षेत्रों में भी उनका अच्छा खासा एक वोट वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जिन शहरी क्षेत्रों में भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार को थोड़ी कमी लगती थी, वहां पर भी अब उस गैप को भरने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये संकेत यहीं से आप समझिए कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी, कांग्रेस के ऊपर ठप्पा लग गया था कि कांग्रेस जो है वो दूसरी पार्टियों को हराने का काम कर रही है। जो कांग्रेस के साथ जाएगा वो डूब जाएगा, जो कांग्रेस के साथ खड़ा होगा वो मारा जाएगा, ये बातें कही जाती थी। लेकिन आज तस्वीर बदली है, आज तकदीर भी बदल रही है। एक वक्त में ये कहा गया, बिहार के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए तो कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने अपना टसन दिखा करके ज्यादा सीटें मांग ली और उनको सीटें आई नहीं। अगर लालू प्रसाद यादव ज्यादा सीटों पर लड़ते तो और बढ़िया परफॉर्मेंस हो सकती थी। कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव को हरवा दिया बिहार के अंदर। ये कहानी गढ़ी जाती थी। ऐसे ही कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश में गढ़ी जाती थी कि जब 2017 का चुनाव हुआ तो 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा सीटें ले ली समाजवादी पार्टी से। वो जो खाट वाली राजनीति चली थी, यूपी के 2 लड़के खाट पर बैठ करके राहुल गांधी खाट पर चारपाई पर बैठ करके जो है चौपाल लगाते थे। तो वहां से बिहार से उत्तर प्रदेश से एक परसेप्शन कांग्रेस के साथ ये खड़ा कर दिया गया कि कांग्रेस जो है वो बड़ा हाथी है, चल नहीं पा रहा है और अब जो है वो कांग्रेस दूसरे लोगों के ऊपर बोझ बन गई। ये कांग्रेस के लिए कहा जाता था। लेकिन अब तस्वीर और तकदीर बदल गई है। जिस हाथी को यह बताया जा रहा था कि ये हाथी अब बूढ़ा हो गया है, इसका हिलना डुलना मुश्किल हो गया है और अब ये हाथी बोझ बन गया है, अब उस हाथी के बारे में कहा जा रहा है कि हाथी के पांव में सबका पांव। मतलब ये होता है कि भैया एक कहावत कही जाती है, हाथी के पांव में सबका पांव। तो कांग्रेस आज इतनी जो है वो जबरदस्त तरीके से हर स्टेट में उभर करके सामने आ रही है, तो सब ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस जो पहले खत्म थी वो कांग्रेस आज ताकतवर बन रही है। और वो कांग्रेस के साथ में अगर हम रहेंगे, राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोई जाता हुआ दिखाई देगा तो निश्चित तौर पर उसको बीजेपी के साथ मान लिया जाएगा, क्योंकि राहुल ने जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, राहुल जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ डट करके लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में परसेप्शन पूरी तरह से बदल दिया गया। परसेप्शन ये खड़ा कर दिया गया कि राहुल गांधी इस वक्त में एक बड़ी फोर्स है, मोदी अब वो ढलते हुए सितारे हैं और राहुल उभरते हुए सितारे हैं। और अब हाथी जो भारी था, हाथी जो बूढ़ा था, इस प्रकार की जो कांग्रेस को लेकर के लाइनें लिखी जा रही थी, अब लाइन लिखी जा रही है कि हाथी के पांव में सबका पांव, कांग्रेस के साथ में सबका साथ। और अब यही प्रक्रिया जो है वो महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही है। इसीलिए राहुल गांधी को भी आप देखिए धार्मिक यात्राओं में भी इनवाइट किया जा रहा है। और राहुल गांधी अंबानी की शादी में नहीं जाते हैं तो राहुल के चर्चे ज्यादा होते हैं, मोदी जाते हैं तो मोदी के चर्चे उतने नहीं होते। अब लोकसभा चुनाव के हार में भी आप देखिए, राहुल के हार के बावजूद ज्यादा चर्चे हैं और मोदी के जीत के बावजूद उतने चर्चा नहीं है। तो ये सारे समीकरण, ये सारी चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि बीजेपी के लिए चीजें अच्छी नहीं है। और राहुल गांधी ने बीजेपी का जो सिस्टम है, बीजेपी का जो ताना बाना है, उसको पूरी तरीके से हिला दिया है। ये तस्वीर जो है वो साफ तौर पर संकेत दे रही है। क्या कुछ करेंगे अजीत पवार की राजनीति में, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। बहरहाल अब इंतजार है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों का कि इससे पहले क्या कुछ उथल पुथल जो है वो देखने को मिल सकती है। बहरहाल आप लोग बताइए, आप लोगों को ये खबर कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। इसी के साथ ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।